नियत साफ हो और मकसद सही हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। नियत साफ हो और मकसद सही हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है साथियों पीएस स्टडी में। आप सभी जानते हैं पीएस स्टडी पर क्लास 6 की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों का रिव्यू मिलता जाएगा हम नेक्स्ट जो हमारी हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, इको की है, हम वो भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा ज्योग्राफी की क्लास 6 में चैप्टर है 7 और 8 दोनों छोटे छोटे चैप्टर थे, तो मैंने एक ही क्लास में हम दोनों चैप्टरों को कर लेंगे। आप सभी को पता है हम क्लास लेते हैं पीएस स्टडी पर और इसके नोट्स आपको प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है और रेगुलर आपको ये क्लासेस लेनी है, तभी आपको समझ आएगा। एक दो क्लास लेने से समझ नहीं आएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो हमारा बेस बनाने का काम करती हैं। और बेस ही नहीं, जिस भी एग्जाम में आप बैठते हो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप बैठते हो तो थोड़े एडवांस हो जाते हैं, लेकिन आधार उनका यही होता है एनसीईआरटी। ओके, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 6ठी क्लास का, 7वीं क्लास का, तो उससे इसका रिवीजन करा सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 6th 7th में, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चैप्टर 7 है हमारा क्लास 6 का, तेल ताड़ का देश नाइजीरिया। यानी हम नाइजीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको कह रहा है कि ये देश किसका है, तेल ताड़ का देश है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हम पहले देखेंगे नाइजीरिया का परिचय, फिर देखेंगे भूमि और जलवायु, साधन और उनका उपयोग, फसलें, पशुपालन, वन, जल विद्युत, जनसंख्या, बंदरगाह, औद्योगिक नगर और खनिज और उद्योग हम इस चैप्टर 7 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाइजीरिया परिचय। ये एक विशाल देश है नाइजीरिया। देखो बहुत ही छोटा चैप्टर था, इस वजह से मैंने छोटा सा ही इसे इंक्लूड कर दिया है। और अधिकतर ये चैप्टर है वो चैप्टर 6 जो था ना हमारा, उससे बहुत हद तक मेल खाता है। कौन सा था? डीआरसी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उससे बहुत हद तक ये चैप्टर मैच खाता है, इसीलिए मैंने इसके बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए हैं। छूटा इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि 2 क्लास हम एक ही में इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइजीरिया एक परिचय। ये नाइजीरिया एक विशाल देश है। अगर मैं आपको नाइजीरिया दिखाना चाहूं मैप में, तो मैं आपको नाइजीरिया दिखाने की कोशिश करती हूँ। अफ्रीका का ही देश है, जो हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं ना, कई क्लास हमारी अफ्रीका पे हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे ही रखा है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा था। देखो ये रहा नाइजीरिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नाइजीरिया। तो यही हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 में। नाइजीरिया दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है, कौन कौन से देश इसके पास पड़ते हैं। 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, यानी भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है ये देश। इसका कैमरून हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, यहाँ पर ये है बुर्किना फासो है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं और ये नाइजीरिया है। ओके, इसकी राजधानी अबुजा है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक विशाल देश है, प्रगतिशील संपन्न देश है। और देखो हम जो पढ़ रहे हैं सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल इस तरह से फैला हुआ है अफ्रीका में। तो ये सहारा मरुस्थल में पड़ता है। ओके, तो ये सहारा मरुस्थल हो गया। यहाँ पर आपको ये साउथ अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है। तो हम ये सारी कंडीशन पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ की जलवायु पाई जाती है, कौन कौन से यहाँ पर खनिज होते हैं, यही सब। विशाल देश है, प्रगतिशील है, संपन्न देश है, राजधानी इसकी अबुजा है। भूमि और जलवायु कैसी है यहाँ की? निम्न भूभाग में स्थित है।
कैसे भूभाग में स्थित है? क्योंकि रेगिस्तान है तो इसी वजह से निम्न भूभाग में स्थित है और इसे पठारों का देश कहा जाता है। कैसा देश कहा जाता है? पठारों का देश कहा जाता है। वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये पड़ता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये हमारी 0 डिग्री जा रही है, यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री जा रही है और हमारा नाइजीरिया कहाँ है? 10 डिग्री नॉर्थ, यानी थोड़ा सा ये यहाँ पर पूरा उष्णकटिबंधीय वातावरण है और वर्षावन है। तो आप सभी को यहाँ पर समझ आ गया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो साथियों आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। मैं अगर रोज रोज आपको बताऊंगी कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, वर्षावन क्या होता है, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा। तो इस वजह से आप पहली क्लास जरूर देखें, उससे आपको समझ आएगा कि उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, विषुवत रेखा क्या है, ये सब। ओके, तो यहाँ पर निम्न भूभाग में स्थित है। मैंने निम्न भूभाग भी बताया था कि जो निचला भाग होता है उसे हम निम्न भूभाग कहते हैं। फिर है यहाँ पर ये पठारों का देश है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। हमने ये भूमि और जलवायु इसकी देख ली है। अब हम साधन और उनका उपयोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से साधन पाए जाते हैं और उनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला है फसलें। साधन में क्या है? फसल कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, ईटीसी। कौन कौन सी? रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, गेहूं एक्सेट्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। मेनली इसमें यही पाए जाते हैं और छोटी मोटी चीजें भी होती हैं जो रेगिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। अफ्रीका की, जब मैंने अफ्रीका पढ़ाया था कि अफ्रीका में ये हमें पाया जाता है। तो यहाँ पर मेन फसलें हो गई रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार। पशुपालन क्या है यहाँ का? बैल, भेड़, बकरी, इसलिए यहाँ पर पशुपालन होता है। वन क्या है? यहाँ के 1/3 भाग पर वन है, यानी कि ये पूरा नाइजीरिया अगर 3 भाग है तो हम इसका 1 भाग पर वन मान सकते हैं। तो 1 भाग पर 1/3 भाग पर वन है। जल विद्युत कैसे होता है? संपन्न देश है जल विद्युत में नाइजीरिया, क्योंकि यहाँ पर नाइजर नदी है। नाइजर नदी पर कैजी बांध बना हुआ है। जोन्स पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र स्थित है। तो कैजीबाद कहाँ है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कैजीबाद कहाँ है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका क्या बताना है? ये अफ्रीका में है। वहीं पर आपसे देश में से पूछ ले कि कैजी बांध किस नदी पर बना हुआ है, क्या गंगा नदी पर बना हुआ है या नाइजर नदी पर बना हुआ है या फिर जायरे नदी पर बना हुआ है जो हमने कल पढ़ी थी डीआरसी के बारे में, या फिर अमेजन नदी पर बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये बना हुआ है नाइजर नदी पर कैजी बांध। और जोन्स पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र स्थित है नाइजर नदी पर ही। मतलब नाइजर नदी है, उसके पास एक पठार है जिसका नाम जोन्स पठार है और उस पर 4 विद्युत केंद्र लगे हुए हैं, जिससे पानी कहाँ से जाता है? नाइजर नदी से। और पठार पर जो जल विद्युत केंद्र लगे हुए हैं वहां पर बिजली बनती है। इसीलिए इस देश को क्या कहा गया है कि ये जल विद्युत संपन्न देश है। यहाँ पर देख सकते हैं जल विद्युत संपन्न नाइजीरिया। फिर यहाँ की जनसंख्या अश्वेत। अब देखो अफ्रीका का कोई भी देश पढ़ोगे सब में आपको जनसंख्या अश्वेत ही पढ़नी है। तो कभी भी आपको एग्जाम में आए कि क्या अफ्रीका के इस देश की जनसंख्या कैसी है, श्वेत है, अश्वेत है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी अश्वेत होते हैं अफ्रीका के। तो आपको अश्वेत लगाना है। अश्वेत है वह विभिन्न जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जनसंख्या क्या हो गई? अश्वेत व विभिन्न जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। बंदरगाह क्या हो गए? यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? लागोस और हार्टकोट यहाँ के 2 बंदरगाह हैं। लागोस और हार्टकोट यहाँ के 2 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में इबादान, एक इबादान है और दूसरा कानो है, तीसरा जोन्स है, चौथा कादुना है। लागोस, पोर्ट हार्टकोट ये सभी इसके क्या हैं? औद्योगिक नगर हैं।
ये दोनों उत्तरी भाग में स्थित है नाइजर के, यानी कि नाइजीरिया अगर हमारा इस तरह से ये यहाँ पर दिख रहा है तो उत्तरी भाग में क्या है, देखो कानो आपको यहाँ पर दिख भी गया। जब हम इसे पूरा तरह से खोलेंगे, जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे दिख जाएंगे। अबुजा इसकी राजधानी ये रही तो आपको दिख रही होगी ठीक से। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं इबादान और कानो इसके उत्तरी भाग में स्थित हैं। जॉन्स, कादुना, लागोस, पोर्ट हार्कोर्ट इसके दक्षिणी भाग में स्थित हैं। तो ये यहाँ पर इसके हो जाते हैं उद्योग, यहाँ पर हो जाते हैं औद्योगिक नगर। फिर हम देखते हैं खनिज और उद्योग यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं। क्या? खनिज और उद्योग। अब खनिज में क्या है, कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता, सीसा, लोहा, टिन। कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता, सीसा, लोहा, टिन यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। और उद्योग में तेल ताड़, क्योंकि हमने पढ़ाई था तेल ताड़ का देश नाइजीरिया, तो यहाँ पर उद्योग में तेल ताड़ पाया जाता है। तेल ताड़ के यहाँ पर उद्योग होते हैं और खनिज के रूप में ये सभी हमें पाए जाते हैं। तो एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमें ध्यान अच्छे से हमारे माइंड में बैठ जाए। नाइजीरिया एक परिचय, विशाल देश है, प्रगतिशील है, संपन्न है, राजधानी इसकी अबुजा है, भूमि और जलवायु निम्न भूभाग में स्थित है, पठारों का देश है और उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो ये नाइजीरिया है ये सहारा मरुस्थल का ही भाग है, यानी सहारा मरुस्थल में ही पड़ता है। साधन और उनका उपयोग, फसलें रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, गेहूं, बाजरा यहाँ की मेन फसलें हैं। पशुपालन, बैल, भेड़, बकरी यहाँ का ये पशुपालन है। और बकरी की खाल से ये जो चमड़ा होता है बकरी का, उसको निकाल के उसका बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात भी करते हैं। तो जहां पर मरुस्थल होगा उन लोगों का काम ही क्या होगा, कृषि तो वहां होगी नहीं, कृषि यहाँ पर बहुत ही कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो ये तेल ताड़ उद्योग है, कोबाल्ट खनिज वगैरह है, इनमें ही लोग ज्यादातर काम करते हैं और या फिर पशुपालन करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में ऊंट वगैरह, गाय भैंस ये सब होती हैं, तो ये इनका मेन उद्योग होता है। फसल तो थोड़ी बहुत होती है जिसमें ये आपको बता दिया है कि रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार यहाँ की फसलें हैं। पशुपालन, बैल, भेड़, बकरी, इन सभी की जो ऊन शरीर पे से जो निकलता है ना चमड़ा, उसको ये बेच करके अपनी जीवन यापन करते हैं। फिर 1/3 भाग पर वन है। जल विद्युत संपन्न देश है नाइजीरिया, क्योंकि यहाँ पर नाइजर नदी है। नाइजर नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। जोन्स के पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र स्थित हैं। जनसंख्या यहाँ की 70% अश्वेत है, 30% वो है जो अन्य देशों से यहाँ पर जाकर बस गए हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो अश्वेत है वो विभिन्न जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। बंदरगाह कौन कौन से हैं, लागोस और हार्कोर्ट यहाँ के बंदरगाह हैं। औद्योगिक नगर इबादाना, कानो उत्तरी भाग में स्थित हैं। जॉन्स, कादुना, लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट ये दक्षिणी भाग में स्थित हैं। खनिज और उद्योग में खनिज में मिलते हैं कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता, सीसा, लोहा और टिन। वहीं पर उद्योग तेल ताड़ का यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग है। तो ये हमारा हो गया नाइजीरिया, यानी तेल ताड़ का देश नाइजीरिया। चैप्टर 7 खत्म हो गया, यानी कि फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 क्या है हमारा, नील नदी का उपहार, मिस्र अरब गणतंत्र। नील नदी का उपहार, मिस्र अरब गणतंत्र। तो नील नदी का उपहार क्या है, मिस्र अरब गणतंत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 8 है। परिचय में देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर है मिस्र। देखो मिस्र पहले जो मिस्र को अब इजिप्ट कहा जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये मिस्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इजिप्ट है, मतलब अभी वर्तमान में। पहले इसे मिस्र कहा जाता था, समझ आ गया। ये क्या है, अभी इजिप्ट है, पहले इसी भाग को मिस्र कहा जाता था। यानी जिसे अब हम इजिप्ट कहते हैं, पहले उसे मिस्र कहा जाता था जब ये स्वतंत्र नहीं हुए थे, सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। तो पहले इसे मिस्र कहा जाता था, अब इसे इजिप्ट कहा जाता है। क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो हमें दिया हुआ है हम वैसे ही पढ़ेंगे।
इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले इसे मिस्र कहा जाता था। अभी आप अफ्रीका के मैप में देखोगे तो कहीं आपको मिस्र का नाम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मिस्र की जगह आपको इजिप्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप स्वेज नहर देखो, यहाँ पर इजिप्ट हो गया, ये यहाँ पर स्वेज नहर देख रहे हैं, गल्फ ऑफ स्वेज। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर रेड सी है, और यहाँ से सूडान से केन्या और इथोपिया से निकल के सूडान होते हुए नदी जाती है जिसका नाम नील नदी है, और वो यहाँ होकर के फिर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। इसीलिए मिस्र को कहा गया है कि ये नील नदी का उपहार इसे मिला हुआ है इजिप्ट को, यानी मिस्र को। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, क्या? मिस्र यानी इजिप्ट। एशिया यूरोप के संगम पर स्थित है। देख लो भाई, एशिया यूरोप के संगम पर। यहाँ पर इसमें टोटल यहाँ पर ये हो गया हमारा एशिया और ये हो गया अफ्रीका। इसके एकदम इसका आधा भाग एशिया में पड़ता है, आधा नहीं मतलब थोड़ा, 1/3 एशिया में पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि एशिया और यूरोप के संगम पर स्थित है। विशाल सहारा का भाग है। किसका? विशाल सहारा का, क्योंकि सहारा मरुस्थल तो हमारा यही पड़ता है उत्तर पूर्व में, उत्तर और पश्चिम पूर्व में इस तरह से पड़ता है। तो ये विशाल सहारा का भाग है, क्या? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। तो मिस्र की राजधानी आपको क्या ध्यान रखनी है? मिस्र की राजधानी काहिरा ध्यान रखनी है। मिस्र यानी इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी काहिरा, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा नगर है ये अफ्रीका का काहिरा, यानी जो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, वो सबसे बड़ा नगर है अफ्रीका का। थोड़ा भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है मिस्र यानी इजिप्ट का। तो यहाँ पर हो गया थोड़ा सा भाग इसका एशिया महाद्वीप में पड़ता है मिस्र का। नील नदी का पानी के कारण घने बसे देशों में से एक है। नील नदी का पानी यहाँ पर आता है, मैंने बताया। नील नदी केन्या और इथोपिया से निकलते हुए सूडान, साउथ सूडान होते हुए इजिप्ट में जाती है और फिर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर इसका बहुत सारा पानी इजिप्ट में जाता है। तो इजिप्ट के द्वारा यहाँ पर अपनी सिंचाई कर ली जाती है, जल विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है, और जो भी अन्य कार्य होते हैं, पानी को जैसे बेच देते हैं, वो भी कर लिया जाता है इसके द्वारा। तो अनेक कार्य ये इससे करता है। इसीलिए नील नदी का पानी के कारण यहाँ पर घने बसे देशों में से एक है, क्योंकि जब जनसंख्या के पास पानी पीने को होगा, खाना खाने को होगा, तो ज्यादा जनसंख्या वहां पर पाई जाएगी। जैसे आप भारत में देख सकते हैं, जैसे आप चाइना में देख सकते हैं। ओके, यूरोप के देशों में जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, इतना लोगों के पास खाने को नहीं है, वो सिर्फ जीव जंतु पशुओं को ही खा सकते हैं। और आपको पता है कितना ज्यादा एशिया से निर्यात किया जाता है खाद्यान्न को। तो ये बात है यहाँ पर कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है इजिप्ट, एशिया यूरोप के संगम पर स्थित है, विशाल सहारा का भाग है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, यानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। सबसे बड़ा नगर इसका अफ्रीका का ये काहिरा है, नगर है। सबसे बड़ा नगर अफ्रीका का काहिरा है। फिर थोड़ा भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है इजिप्ट का। नील नदी का पानी के कारण घने बसे देशों में से एक है। देश को नील नदी का वरदान कहते हैं कि इसे तो नील नदी का वरदान मिल गया है, क्योंकि पानी से बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर के विवाद रहता है, भारत और बांग्लादेश को लेकर के पानी का विवाद रहता है। जबकि भारत ने जो 6 नदियां आ रही हैं हमारी, भारत और पाकिस्तान से, तो 3 नदियों का पानी हमने उसे दे रखा है। और जबकि उसकी इतनी जनसंख्या भी नहीं है भारत के बराबर, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, वो कहता है हमें और पानी दो। तो पानी को लेकर के बहुत लड़ाई रहती है देशों के बीच में, लेकिन इसके पास तो खूब सारा पानी है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है, क्योंकि उसे पीने खाने के लिए खूब मिलता है। तो लोग वहां पर जनसंख्या भी खूब पाई जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, घने बसे देशों में से एक है। देश को नील नदी का वरदान कहते हैं कि देश एक नील नदी का वरदान है एक तरह से। फिर इसकी भूमि और जलवायु देखते हैं मिस्र यानी इजिप्ट की।
वर्षा की मात्रा कम होने के कारण अधिकतर भाग मरुस्थल है, क्योंकि आपको पता है मरुस्थल में तो ये पड़ता ही है, अभी हमने देखा। लेकिन यहाँ से क्योंकि नदी गुजरती है, इस वजह से यहाँ पर घने वसे द्वीप हैं। अदरवाइज ये सहारा मरुस्थल में पड़ने के कारण न तो यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती और न ही यहाँ की ज्यादा जनसंख्या पाई जाती। अब क्या कारण है? क्या हमारा जो भारत का राजस्थान है वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, लेकिन उसमें जनसंख्या कम पाई जाती है। यूपी क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, मैं सबसे छोटा नहीं कह रही, छोटा है, लेकिन उसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां से गंगा नदी गुजरती है, और गंगा नदी जहां से गुजरती है उतने क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी और काप मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कि बहुत ही उपजाऊ होती है, खाद्यान्न बहुत होता है, तो लोग बहुत खाते हैं और बहुत बच्चे पैदा होते हैं, और यही कारण है कि यूपी में इतनी ज्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्षा की मात्रा कम होने के कारण अधिकतर भाग मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ की हम भूमि और जलवायु पढ़ रहे हैं। इस भाग में आबादी नहीं के बराबर है, जहां पर ज्यादा मरुस्थल है और वहां पर वर्षा कम होती है, नील नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो आबादी है वो नहीं के बराबर है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कब आरंभ होती है? तो अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म व शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तो आपसे पूछा जाए कि जो ये जो मिस्र है, मिस्र यानी जिसे अब हम इजिप्ट कहते हैं, इसमें ग्रीष्म ऋतु कब आरंभ होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? अप्रैल और मई में। तो अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से कहां पर है? ये हो गया मिस्र, और यहाँ पर दक्षिण की ओर से यही तो हुआ, यानी कि सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड वगैरह की साइड से क्या आती है? गर्म व शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये तो पूरा मरुस्थल ही है। मरुस्थल है तो खूब सारा रेत पाया जाता है मरुस्थल में, और जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ अपर्दन करता हुआ चलती हैं। अपर्दन और निक्षेपणों से डेल्टाओं का निर्माण होता है, और अपर्दन से जमीन का कटाव होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से गर्म व शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम खमसिन कहते हैं। आपको मैं बताऊं, जब मैंने कोचिंग की थी जब यूपीएससी की, जब हमें, क्योंकि पहली बात मेरे पास साइंस थी, साइंस बैकग्राउंड था, मेरे पास बीएससी था, तो मुझे नहीं पता था ये खमसिन, पवने जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको आश्चर्य में पड़ जाओगे कि पवने इतनी प्रकार की होती हैं। खमसिन, टकला मकान, जब मैंने पहली बार सुना था ना टकला मकान, क्योंकि मंगोलिया में स्थित है टकला मकान, एक पठार है वहां पर स्थित है। मैंने सर से पूछा था, सर ये टकला मकान क्या सच में है या फिर आप वैसे ही कह रहे हो हंसी में? तो कह रहे थे सच में है ये। ओके, तो यहाँ पर आपको इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये बेस बनाती हैं। खमसिन हमें नहीं पता था कि खमसिन कोई पवन भी है, तो यहाँ पर जो धूल भरी हवाएं चलती हैं उन्हें हम खमसिन कहते हैं। फिर है यहाँ पर मेरे आसपास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट भी लिया है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता, 6th का, 7th का, 8th का पूछो, क्योंकि वो भूल चुके हैं। तो इसीलिए ये रिवीजन टाइप में आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं नील नदी के दोनों तट अधिक उपजाऊ हैं, क्योंकि नदी है तो दोनों तट उपजाऊ ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से कृषि योग्य भूमि का निर्माण होता है। मैंने बताया जैसे गंगा जलोढ़ मिट्टी लाती है, कांप मिट्टी लेकर के आती है, तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, क्योंकि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से कृषि योग्य भूमि का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को कांप या जलोढ़ कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। तो लोग भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। बताया ना मैंने यूपी में क्यों जनसंख्या ज्यादा है, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, उसमें क्यों जनसंख्या कम है। तो कारण आपको पता चल गया, जहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी, कांप मिट्टी होगी, वहां पर ज्यादा लोग पाए जाएंगे, इसीलिए अधिकतर लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। कौन से में? जो नील नदी का क्षेत्र है। फिर है नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था,
जब भी हमने पढ़ा था कि नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है क्षेत्रफल के अनुसार, और हमने पढ़ा था कि पानी ले जाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, तो हमने पढ़ा था अमेजन। क्यों पढ़ा था? क्योंकि अमेजन वन बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं और वो नदी अमेजन वन से निकलती है, जो अमेजन नदी है, तो इसलिए उसमें बहुत सारा पानी होता है। तो नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील केन्या और युगांडा में स्थित है। कहाँ पर है? केन्या और युगांडा में। यानी जो नील नदी है हमारी वो कहाँ से निकलती है? केन्या और युगांडा से निकलती है। यह झील, कौन सी झील? जो हमारी विक्टोरिया झील है, यह विषुवतीय प्रदेश में स्थित है जहाँ साल भर वर्षा होती है। कहाँ पर स्थित है विक्टोरिया झील? विषुवतीय प्रदेश में, यानी विषुवत रेखा के पास में स्थित है, जहाँ पर साल भर वर्षा होती है और खूब धूप निकलती है, खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, यातायात का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया मिस्र देश में प्रवेश करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण करती है। कौन करती है? नील नदी। नील नदी जब मिस्र यानी इजिप्ट में प्रवेश करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण करती है। अतः काहिरा, काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अतः काहिरा के निकट कई भागों में ये बट जाती है। अतः काहिरा के निकट कई भागों में बट जाती है। ये धाराएं नील के पानी को एक बड़े भूभाग में बांट देती हैं। जब ये जो नदी आ रही है काहिरा के निकट कई भागों में बट जाती है, और जो ये धाराएं हैं बटी हुई, ये पानी को एक बड़े भूभाग में बांट देती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। जो ये धाराएं निकल जाती हैं कहाँ पर? काहिरा के पास आकर के, इन धाराओं को ही हम क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। यानी पानी वितरित हो गया, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, इस तरह से। जैसे आप समझ सकते हैं, ये नील नदी आ रही थी और जैसे ही काहिरा आया वो पानी इस तरह से बट गया। तो इनको ही, बटे हुए पानी को ही हम क्या कहेंगे? वितरिकाएं कहेंगे, धाराएं कहेंगे, और धाराओं को हम वितरिका कहते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। ये वितरिकाएं त्रिभुज का आकार बनाती हैं। अभी हमने देखा तो था, ये त्रिभुज का आकार ही तो बना रही है, इस तरह से त्रिभुज का आकार बनाती हैं ये वितरिकाएं। क्लियर? ये वितरिकाएं त्रिभुज का आकार बनाती हैं जिसका शीर्ष बिंदु काहिरा है। तो कहाँ पर बनाती हैं? काहिरा पर ये त्रिभुज का आकार बनाती हैं। अब हम देखते हैं इसके साधन और उनका उपयोग। साधन और उनका उपयोग। साधन और उनका उपयोग। फसलें, साधन में क्या है? फसलें। कृषि योग्य भूमि, बहुत कृषि योग्य भूमि है यहाँ की। कहाँ की? नील नदी की, जो इजिप्ट की कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पर नील नदी जाती है, और जब नील नदी जाती है तो बहुत सारा पानी लोगों को मिल जाता है, और वो जलोढ़ मिट्टी होती है, वहां पर काप मिट्टी होती है, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी होती है, तो लोग अच्छे से कृषि कर लेते हैं। और जब उन्हें सिंचाई करनी होती है तो नील नदी से पानी ले लेते हैं। तो फसलें हो गई, कृषि योग्य भूमि है, बहुत कम है, लेकिन 3% भाग पर ही यहाँ भूमि की जाती है, कृषि की जाती है। जो पूरा इजिप्ट का भाग है उसका सिर्फ 3% पर ही ये लोग कृषि कर पाते हैं, क्योंकि जहां पर नदी होती है वहां पर बाढ़ आने का भी तो डर रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हम सिंचाई करने के योग्य समझ रहे हैं उसे, तो बाढ़ भी तो आती है, तो बाढ़ से कभी कभी हमारी फसल खराब भी हो जाती है। तो सिर्फ 3% ही भूमि ऐसी है जो सिर्फ कृषि करने योग्य है अच्छे से। फिर भी 3/4 जनसंख्या खेती में लगी है। अब सोच सकते हैं, क्योंकि और कुछ काम नहीं है ना लोगों के पास, और क्या काम करें, यहाँ पर उद्योग भी नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पर इसीलिए जो 3/4 जनसंख्या है वो खेती में लगी हुई है। ऐसे समझते हैं जैसे 4 लोग हैं तो उसमें से 3 खेती में लगे हुए हैं, एक ही लोग कहीं और काम कर रहा है या फिर वो घर पे बैठा है। तो 3/4 जनसंख्या खेती में लगी हुई है। अच्छे से खेती करते हैं ना, जैसे छोटा सा खेत है उसमें किसान है, यहाँ के किसानों को भी क्या कहते हैं? फेल्लाह कहते हैं। यहाँ के किसानों को क्या कहते हैं? फेल्लाह। जैसे हमने यहाँ पर जो पवन चलती है धूल भरी, उनको खमसिन देखा था,
वैसे ही यहाँ के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि फेल्लाह शब्द किससे संबंधित है, पूछेगा इकोनॉमी से, राजनीति से, भूगोल से, या फिर बोलेगा कि किसानों से, इस तरह से बोलेगा, तो आपको बताना है कि ये किसानों से, या फिर बोलेगा कृषि से। तो इस तरह जब भी इससे रिलेटेड आपको बताए तो आपको ध्यान रखना है कि फेल्लाह क्या होते हैं। इजिप्ट में किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। तो यहाँ पर इतना हो गया हमारे पास कि फसलें कृषि योग्य करने भूमि है, लेकिन बहुत कम है, सिर्फ 3% भाग पर। फिर भी 3/4 जनसंख्या खेती में लगी हुई है। छोटे छोटे खेत होते हैं, उनमें पूरी मेहनत करते हैं किसान और अच्छे से फसल ले लेते हैं, जिससे कि पूरे इजिप्ट का पेट भर दें। जो भी किसान इस खेती में लगे हुए हैं, लगे तो अधिकतर है, देखो 4 में से 3 किसान खेती में लगे हुए हैं, तो सभी अपना अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन कभी यहाँ से निर्यात नहीं किया जाता है अफ्रीका से, क्योंकि इतना है ही नहीं इनके पास जो निर्यात करेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं नदी तथा डेल्टा भाग में ही कृषि की जाती है। जहां पर नदी और डेल्टा है वहीं पर कृषि की जाती है। मैंने बताया डेल्टा कैसे बनते हैं, नदियों के द्वारा जो कांप और जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है वो जहां पर निक्षेपित हो जाती है वहीं पर इनका निर्माण हो जाता है डेल्टाओं का। और डेल्टा आपने देखे तो है कैसे होते हैं, इस तरह से डेल्टा होते हैं, त्रिभुज के आकार के, इस तरह से होते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा और नदी वाले क्षेत्र में ही जो भूमि है वो की जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहते हैं। ये मैं बता चुकी कि मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं, फेल्लाह। अपने छोटे छोटे खेतों में ही कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके एक साल में 2 फसलें ये ले लेते हैं। मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, खजूर इत्यादि ये फसल यहाँ पर कर लेते हैं एक साल में 2 फसल। अब फसल ये तो हो गई खाने वाली खाद्यान्न फसल, दूसरी होती है नकदी फसलें। नकदी फसलें में यहाँ पर कपास होती है, और मिस्र की कपास यानी इजिप्ट की कपास अपनी उत्तमता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की जो कपास है वो विश्वविख्यात है, इतनी अच्छी कपास यहाँ की रहती है। तो जब भी आप मार्केट में जाएं और मिस्र की कपास पूछें तो पूछ के देखना, वो विश्वविख्यात है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर नकदी फसल के रूप में ये लोग कपास करते हैं। मिस्र की कपास अपनी उत्तमता के लिए विश्वविख्यात है। फिर आते हैं जल साधन। तो हम देख रहे थे साधन और उनका उपयोग। साधन में हमने फसलें देखी, फिर अब हम जल साधन देख रहे हैं। जल साधन में क्या है यहाँ पर, जल साधन। तो देखते हैं जल साधन में, नील नदी पर ऊंचे ऊंचे बांध बने हुए हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर असबान बांध है जो कि मिस्र में नील नदी पर बना हुआ है। नील नदी पर ऊंचे ऊंचे बांध बने हुए हैं। सबसे बड़ा असबान बांध मिस्र में नील नदी पर बना हुआ है। बांधों से नहरें, मतलब जो बांध है उनसे नहरें निकल रही हैं और नहरों से सिंचाई और जल विद्युत का निर्माण होता है। तो ये हमारे जल साधन थे कि जो नील नदी है उस पर ऊंचे ऊंचे बांध बने हुए हैं, और सबसे बड़ा जो बांध है वो असवान बांध है जो कि मिस्र में नील नदी पर बना हुआ है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि असवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको आंसर देना है ये नील नदी पर बना हुआ है, मिस्र यानी इजिप्ट में। तो अभी फिर एक बार बता दूं, मिस्र कोई भी देश नहीं है, पहले इसे मिस्र कहा जाता था, अभी हम इसे इजिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है खनिज और उद्योग। खनिज क्या है और उद्योग क्या है। खनिज में फॉस्फेट, नमक, मैग्नीज, लौह अयस्क यहाँ के खनिज हैं। फॉस्फेट, नमक, मैग्नीज और लौह अयस्क, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, जैसे साबरमती नदी, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, नमक आंदोलन चलाया गया था साबरमती नदी पर। तो ये जहां पर नदी होगी वहां पर नमक इजिली बन जाता है वेपोराइजेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर नमक भी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। मैग्नीज, लौह अयस्क और फॉस्फेट यहाँ के मुख्य खनिज हैं। फिर उद्योग में यहाँ पर कांच उद्योग, साबुन उद्योग, तेल उद्योग और तेल परिष्करण उद्योग यहाँ पर मेन उद्योग हैं। कांच उद्योग, साबुन उद्योग, तेल परिष्करण उद्योग यहाँ के मेन उद्योग हैं। अब हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या यहाँ पर अरब लोग ज्यादा रहते हैं जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। अरब लोग रहते हैं और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। कहाँ पर, इजिप्ट में। क्योंकि यहाँ पर जितने भी देश देखोगे ना आप एशिया में, ये एशिया ही तो है हमारा,
यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गया। बाकी यहाँ पर जो और देश हैं, जैसे मैं आपको एशिया का मैप दिखाऊं तो हम वहां पर देखेंगे, देखो ये हम एशिया का मैप देख ही लेते हैं। देखो यहाँ पर ये अफ्रीका ये रहा और ये रहे ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, बहरीन और ये ओमान, यूएई, यमन, ये सारे क्या है, अरब कंट्रीज हैं। तो अरब यहाँ के लोग हैं ज्यादातर। और इजिप्ट कहाँ है, इजिप्ट यहाँ पर है, तो ये यहाँ से लोग चले गए हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो अरब लोग हैं और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड स्क्रिप्ट्स काहिरा के निकट अल सिकंदरिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड है, स्क्रिप्ट्स है, वो काहिरा के निकट ही स्थित हैं। और जो अल सिकंदरिया है वो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अभी हमने यहाँ पर मिस्र की राजधानी काहिरा सबसे बड़ा नगर था, लेकिन जो अल सिकंदरिया है वो दूसरा सबसे बड़ा नगर है इजिप्ट का। फिर यहाँ पर पोर्ट सईद स्वेज नहर पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पोर्ट सईद स्वेज नहर पर, तो कहाँ पर है स्वेज नहर? स्वेज नहर अभी मैंने बताई थी और फिर बता देती हूँ कि स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है। ये हमारा अफ्रीका है और अफ्रीका में आप यहाँ पर ये गल्फ ऑफ स्वेज देख सकते हैं, इसे ही हम स्वेज नहर, जो कि क्या करती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। अभी हम स्वेज नहर के बारे में भी देखेंगे। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद भारत का जो मुंबई है और लंदन, यूके का जो लंदन है, यूके की राजधानी, के बीच में 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई थी। आप समझ पा रहे हो, 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई थी इस स्वेज नहर के बन जाने से। तो इस स्वेज नहर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए दो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ा है। और जो मुंबई और लंदन के बीच का जो रास्ता है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है। और अगर हम स्वेज नहर को पार करेंगे तो हमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं इसे पार करने में। तो ये हो गया हमारा स्वेज नहर का छोटा सा शॉर्ट इसका परिचय। स्वेज नहर 1869 में बनी है, जब से मुंबई और लंदन के बीच 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है और स्वेज नहर को पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, ये बहुत बड़ी नहर है। क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि मेडिटेरियन सी से रेड सी को जोड़ती है। तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि स्वेज नहर मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी से जोड़ती है, स्वेज नहर मेडिटेरियन सी से अटलांटिक सी को जोड़ती है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्वेज नहर मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक उपजा फिर यहाँ पर जो ये काहिरा है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। वितरिकाओं कहा जाता है, ये वितरिकाएं त्रिभुज का आकार बनाती हैं जिसका शीर्ष बिंदु काहिरा है। फिर यहाँ पर जो त्रिभुजाकार भूभाग को हम डेल्टा कहते हैं, यहाँ पर देखा था भी हमने डेल्टा क्या है, त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहते हैं। और इसका निर्माण कांप या जलोढ़ से होता है। तो मैंने बताया था जो कृषि होती है कहाँ होती है, जहां पर डेल्टा है वहीं पर नदी तथा डेल्टा भाग में ही कृषि होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि डेल्टा जहां पर भी होता है, इस वजह से ये है हमारा। अब हम यातायात और देख लेते हैं, इसमें थोड़े से यातायात और हैं। देखो यातायात में क्या है, सड़कें और रेल मार्ग काहिरा यातायात मार्गों का मुख्य केंद्र है। सड़कें हैं और यहाँ पर रेल मार्ग है। काहिरा यातायात मार्गों का केंद्र है, जो इसकी राजधानी है मिस्र की यानी इजिप्ट की, वो यातायातों का मुख्य केंद्र है। स्वेज नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्वेज नहर मैंने बताया कि भारत से लंदन जाना हो तो कैसे जाएंगे, स्वेज नहर से जाएंगे। पहले घूम के जाना पड़ता था केप ऑफ गुड होप से और फिर अटलांटिक सी से होकर, तो काफी दूरी पड़ जाती थी। इस वजह से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है स्वेज नहर के बन जाने से। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये हो गया हमारा यहाँ पर यातायात। साधन और उनका उपयोग में हमने फसलें देखी, फिर जल साधन देखे, फिर खनिज और उद्योग देखे, जनसंख्या देखी, फिर उसके बाद हमने यातायात देखा यहाँ पर।
तो ये हमारे चैप्टर 7 और 8 हमारे कंप्लीट होते हैं आज। अब हम नेक्स्ट 9th चैप्टर करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लें और क्लास को पूरी देखें अच्छे से, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन इन्हीं से मिलता है। जो आपका पूरा देखना होता है, आपकी लाइक होती है, आपका कमेंट होता है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो और कोई मुझे आप फी पे नहीं कर रहे हो या फिर कुछ नहीं, सिर्फ यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो इसे बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत।